बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 7 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं मौत का रक्स। ये नाकाबिले तस्वीर मुजरिम का दूसरा हिस्सा है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजरत कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 250 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट 7 सफ़ा नंबर 151 से। इमरान जब अपने अड्डे पर पहुंचा तो अबू नाफे वहां मौजूद था। इमरान को देखते ही अबू नाफे और इमरान के साथी उससे गिर्द इकट्ठे हो गए। क्या रहा प्रिंस? अबू नाफे ने बेचैन नजरों से पूछा। सब ठीक है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एक कुर्सी पर ढेर हो गया। क्या बिजली घर तबाह हो गया? अबू नाफे ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं भाई, अभी तो फ्यूज रड़ा है, तबाही तो बाद में होगी। कैप्टन शकील कहाँ है? इमरान ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो पायलट का मेकअप कर चुका है और मिशन की तकमील के लिए इशारे का मुंतजिर है, अबू नाफे ने जवाब दिया। गजा की पेटियों के बारे में क्या कोई पेशरफ्त हुई? इमरान ने पूछा। मेरे आदमी सेंट्रल फूड डिपार्टमेंट में मुतलका आदमियों की जगह संभाल चुके हैं, मैं भी वहीं से वापस आ रहा हूँ, अबू नाफे ने जवाब दिया। वेरी गुड। खेप किस वक्त पहुंचेगी? इमरान ने तहसीन अमीज नजरों से अबू नाफे को देखते हुए कहा। खेप शाम 7 बजे जानी है, अभी 4 घंटे बाकी हैं। मेरे प्रोग्राम के मुताबिक आप लोग 6:30 बजे सेंट्रल फूड डिपार्टमेंट में पहुंच जाए ताकि 7 बजे जाने वाली खेप में गजा की वजह आपको भेजा जा सके, अबू नाफे ने जवाब दिया। प्रेसिडेंट हाउस पर हमले की क्या पोजीशन है? इमरान ने पूछा। उसके मुतालिक तो अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया गया, जैसे आप कहें, अबू नाफे ने जवाब दिया। हाँ, इसके मुतालिक प्लानिंग करनी होगी। लेबोरेटरी की तबाही के बाद हमारा मिशन खत्म हो जाएगा और फिर हमें इस मुल्क से भी तो निकलना है। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि अगर हम कोई तेज रफ्तार जंगी जेट जहाज हासिल कर लें तो जल्द अज जल्द इसराइल से निकल सकते हैं, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। मगर जनाब, जैसे ही उन्हें ये इल्म हो गया कि हम इस जहाज में हैं तो इसराइली फजाइया हरकत में आ जाएगी और फिर हमारा बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा, अबू नाफे ने इतराज करते हुए कहा। भाई, इसीलिए तो मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट हाउस पर हमला करने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारा मिशन ये होगा कि तुम सदर को अगवा कर लो, हम सदर को यरमगाल बनाकर अपने हमरा ले जाएंगे, इसी तरह फजाइया बेबस हो जाएगी, इमरान ने जवाब दिया। वेरी गुड आइडिया, शानदार। सदर की जहाज में मौजूदगी से फजाइया बेबस हो जाएगी और हम बड़ी आसानी से करीबी मुल्क पहुंच जाएंगे, अबू नाफे ने खुशी से उछलते हुए कहा। अबू नाफे, इसराइल के पास कितने फलस्तीनी गोरीले हैं? इमरान ने सोचते हुए पूछा। 40 के करीब अहम आदमी है, अबू नाफे ने हैरान होते हुए कहा। ठीक है, इमरान ने सर झुकाते हुए कहा। क्यों, क्या आप जेल पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं? अबू नाफे ने चौंकते हुए कहा। नहीं, भला हमें इसकी क्या जरूरत है। हम सदर की रिहाई के बदले जेल से अपने 40 आदमी तलब कर लेंगे और इसराइल को हमारा ये मुतालबा मानना ही पड़ेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह हाँ, वाकई। मगर मेरा ख्याल है कि अगर हम सदर को हलाक कर दें तो बैनुल अक़वामी तौर पर इसराइल पर हमारी बरतरी साबित हो जाएगी, अबू नाफे ने कहा। नहीं अबू नाफे, इस तरह बहुत सारी बैनुल अक़वामी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी और हम इससे कोई हकीकी मुफाद भी तो हासिल न कर सकेंगे। इसराइल किसी और को सदर बना देंगे, उनके पास आदमियों की कमी है क्या? लेकिन इस सदर के बदले अगर हम 40 तरबियत याफ्ता आदमी अपने जेल से रिहा करा लें तो ये हमारे हक में बेहद फायदेमंद होगा। यही 40 आदमी बाद में इसराइल को जबरदस्त लत पहुंचा सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। आपकी बात दुरुस्त है, अबू नाफे ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, तो अब प्रोग्राम अच्छी तरह समझ लो। कैप्टन शकील इस बार हमारे साथ ही हेलीकॉप्टर में वापस आएगा। वो हेलीकॉप्टर में हराबी का बहाना बना सकते हैं। मिशन में कामयाबी के बाद हम उसी हेलीकॉप्टर पर हवाई अड्डे पहुंच जाएंगे। उधर जिस वक्त हेलीकॉप्टर हमें लेकर लेबोरेटरी की तरफ जाएगा तुम अपने साथी समेत प्रेसिडेंट हाउस पर हमला कर देना है। उस वक्त मैं एटमी बिजली घर भी उड़ा दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि GP5 और रेड आर्मी इन दोनों टारगेट्स में मशरूफ हो जाएगी और तुमने प्रेसिडेंट हाउस पर खासी देर हमला जारी रखना है। अलबत्ता प्रेसिडेंट को पहले ही हल्ले में यरमगाल बना लेना और फिर तुम प्रेसिडेंट को हमरा लेकर हवाई अड्डे पहुंच जाना और वहां एक जेट जहाज पर कब्जा कर लेना। हम हेलीकॉप्टर पर वहीं पहुंच जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ जेट में आ जाएंगे और इसी जेट जहाज के साथ हम इसराइल से बाहर निकल जाएंगे, इमरान ने प्रोग्राम की तफसील बताते हुए कहा। ठीक है जनाब, ये काम हो जाएगा, अबू नाफे ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, सामान पहुंच गया है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। हाँ,
आपका तमाम मतलूबा सामान स्टोर में मौजूद है, अबू नाफे ने जवाब दिया। ओके, मेरा ख्याल है कि हम 6 बजे तक फारिग हैं। 6 बजे हम लोग सेंट्रल फूड डिपार्टमेंट जाने के लिए तैयार होंगे, इमरान ने कहा और फिर वो अपनी कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। ओके, मैं जाकर प्रेसिडेंट हाउस पर हमले का प्रोग्राम सेट करता हूँ। मैं 6 बजे से चंद लम्हे पहले यहाँ पहुंच जाऊंगा, अबू नाफे ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। नया पैराग्राफ। रास्को ने कर्नल डेविड का इशारा मिलते ही कुत्ते की जंजीर संभाल ली और उसे महसूस आवाज निकालकर हेडक्वार्टर से बाहर जाने का इशारा किया। अबू नाफी की कमीज उसने कुत्ते को अच्छी तरह सुंघा दी थी, बल्कि मजीद तसल्ली के लिए उसने वो कमीज कुत्ते के गले में बांध दी थी ताकि कुत्ता मुसलसल उसकी बू सूंघता रहे। कुत्ते और रास्को के बाहर निकलते ही हेडक्वार्टर से 6 कारें बाहर निकल आईं, जिनमें से 3 कारें रेड आर्मी की थी, जबकि बाकी 3 कारें कर्नल डेविड और उसके लोगों की थीं। कर्नल डेविड हेडक्वार्टर से जैसे ही बाहर निकला, कुत्ता हेडक्वार्टर से बाहर निकलते ही तेजी से गली में घुसता चला गया और फिर गली से होकर वो सड़क पर आ गया। सड़क पर चंद लम्हे वो थूथनी उठाकर हवा में कुछ सूंघता रहा, फिर उसका रुख दाएं तरफ हो गया। रास्को कुत्ते की जंजीर संभाले उसके साथ साथ चल रहा था, जबकि उससे थोड़ी ही दूर 6 कारें आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। कारों में सवार सब अफराद की तेज नजरें कुत्ते पर जमी हुई थी। मोस्टली सड़कों पर फिरते फिरते इन्हें तकरीबन 3 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर गया। कुत्ता कभी किसी तरफ निकल जाता और कभी किसी तरफ। क्यों महसूस हो रहा था जैसे अबू नाफा की बू से सारे ही शहर में फैली हुई महसूस हो रही हो। बहरहाल रास्को पुरुम्मीद था कि बोनी आखिरकार मुजरिम का खोज निकाल लेगा। घूमते घूमते जब रास्को और कुत्ता एक चौक पर पहुंचे तो वहां सुरख बत्ती होने की वजह से शिमाल जुनूब ट्रैफिक रुका हुआ था। रास्ते कुत्ते को संभाल कर खड़ा हो गया। उसी लम्हे एक नीले रंग की कार चौक पर आकर रुकी। कुत्ते ने हड़बड़ाकर अपनी थूथनी उठाई और बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। दूसरे ही लम्हे वो उछलकर उस नीले कार की तरफ बढ़ा। वो पहली बार बुरी तरह भौंक रहा था। रास्को उसके पीछे घिसटता हुआ कार की तरफ बढ़ता चला गया। 3 कार में बैठे हुए रेड आर्मी के अफराद और बाकी 3 कारों में बैठे हुए GP5 के तमाम अफराद की नजरें भी उस नीली कार पर जम गई। कुत्ता उस नीली कार के करीब पहुंचकर रुक गया। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नौजवान पर लपकने की कोशिश की और रास्को समझ गया कि यही वो मुजरिम है जिसकी तलाश के लिए वो निकले हैं। इसलिए उसने फिर जेब से सीटी निकालकर मुंह में दबाई और बजाने लगा। ये एक कॉशन था उन कार में बैठे हुए अफराद के लिए कि कुत्ते ने मुजरिम को खोज निकाला है। मगर उसी लम्हे ट्रैफिक खुल गया और नीली कार तेजी से आगे बढ़ गई, मगर अब 6 कारें उसके ताकुब में थी। कार में बैठे हुए नौजवान को भी शायद अपने ताकुब का एहसास हो गया था, क्योंकि उसकी कार की स्पीड अचानक बढ़ा दी थी और फिर सड़क पर कारों की दौड़ शुरू हो गई। सड़क पर बेपनाह ट्रैफिक की वजह से नीली कार का ताकब मुश्किल हो रहा था। इसीलिए कर्नल हैमरिज ने कारों का सायरन बजाने का फैसला किया और दूसरे ही लम्हे फजा 6 कारों से बुलंद होने वाले करख सायरनों की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही सड़क पर ट्रैफिक काफी हद तक छटती चली गई, मगर नीली कार का ड्राइवर कुछ ज्यादा ही होशियार और चालाक साबित हो रहा था। वो इंतहाई तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ मुख्तलिफ गलियों में घुस जाता और फिर वहां से किसी सड़क पर निकल जाता। इसी तरह कर्नल डेविड को उसके ताकत में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। वैसे कर्नल डेविड अगर चाहता तो गोलियों से नीली कार को छलनी कर देता, मगर वो मुजरिम को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था ताकि उससे दूसरे मुजरिमों का पता मालूम किया जा सके। कर्नल डेविड, तुम्हारी कार आगे है, नीली कार के टायर बस्ट कर दो। कॉल ट्रांसमीटर पर कर्नल हैमरिज की आवाज सुनाई दी। नहीं कर्नल, मुजरिम अगर कार से उतरकर भाग निकला तो इसका पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त कुत्ता हमारे साथ नहीं है और फिर ना जाने कितना अरसा उसे तलाश करने में लग जाए, कर्नल डेविड ने जवाब देते हुए कहा। और इस वक्त नीली कार शहर की सबसे बड़ी शाहराह पर दौड़ी चली जा रही थी। फिर अचानक वो एक तंग सी गली में घुस गई। कर्नल डेविड ने, जो कि नीली कार से 100 गज के फासले पर था, बड़ी ही फुर्ती से कार को उसी गली में मोड़ा, मगर फौरन ही उसे कार को ब्रेकें लगानी पड़ी क्योंकि आगे से गली बंद थी और नीली कार वहां मौजूद थी। कार रोककर सब तेजी से बाहर आ गई। उन सबके हाथों में स्टेन गनें मौजूद थी, मगर दूसरे ही लम्हे वो चौंक पड़े क्योंकि नीली कार हाली थी और मुजरिम गायब हो चुका था। चूंकि इस गली में किसी मकान का दरवाजा ना था, इसलिए जाहिर है मुजरिम दीवार फलांग कर दूसरी तरफ निकल गया था।
वापस चलो, मुड़कर उधर चलो, मुजरिम सामने वाली दीवार फांद कर सेंट्रल बाग में चला गया है, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा। अब पीछे आने वाली कारें इंतहाई तेजी से मुड़ी। अब उनका रुख सेंट्रल बाग की तरफ था। अब कर्नल डेविड की कार सबसे पीछे थी और कर्नल डेविड का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, क्योंकि मुजरिम बज़ाहिर हाथ से निकल चुका था। यहाँ पैराग्राफ। अबू नाफा तमाम इंतजामात मुकम्मल करने के बाद अब कार में बैठा वापस इमरान की तरफ जा रहा था ताकि ऑपरेशन शुरू किया जा सके। वो अपने इंतजामात से जैसे मुतमईन था। उसे यकीन था कि इस ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा और इसराइल आने वाले कई सालों तक अपने जख्म चाटता रहेगा। अबू नाफे का इरादा यही था कि वो प्रिंस और उसके साथी समेत इसराइल से निकल जाए और फिर एक तवील अरसा बहल गुजार कर वो दोबारा इसराइल आएगा ताकि इसराइल इसे भूल जाए और जब तक इसके साथी भी इसराइली हुकाम की नजरों से बचे रहेंगे, इस तरह वो यहाँ काम करते रहेंगे। अबू नाफे ने अपने असिस्टेंट नंबर 2 को इस बारे में तफसीली हदायत दे दी थी और अपना प्रोग्राम भी बता दिया था कि प्रेसिडेंट हाउस पे हमले के बाद उसके साथी फरार हो जाएंगे और वो अकेला ही प्रेसिडेंट को अगवा करके हवाई अड्डे से बाहर पहुंच जाएगा। उसे यकीन था कि प्रेसिडेंट की वजह से इसराइली दरिंदे इस पर हाथ न डाल सकेंगे और उनके जालिम हाथों से बचा रहेगा। यही सोचता हुआ जब वो मेन रोड के आखिरी चौक पर पहुंचा तो ट्रैफिक बंद हो गई। उसने कार ट्रैफिक के क्रॉस के करीब सिग्नल पर रोक दी। उसी लम्हे उसकी नजरें सड़क के करीब खड़े हुए एक आदमी पर पड़ी जिसने एक बड़े से जासूस कुत्ते की जंजीर संभाल रखी थी। अभी अबू नाफा कुत्ते और उस आदमी को गौर से देख ही रहा था कि अचानक कुत्ता तेजी से कार की तरफ लपका और फिर उछल उछल कर उस पर लपकने लगा। उसी लम्हे अबू नाफा की नजरें कुत्ते की गर्दन से लिपटी हुई अपनी कमीज पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। एक लम्हे से भी कम अरसे में वो समझ गया कि जासूस कुत्ते के जरिए उसकी तलाश की जा रही है और कुत्ते ने इसकी तलाश कर भी ली है। उसके साथ उसे यकीन हो गया कि GP5 और रेड आर्मी के खौफनाक लोग कहीं करीब ही मौजूद हैं। अबू नाफे ने बेचैन नजरों से ट्रैफिक सिग्नल की तरफ देखा और फिर ऐन उसी लम्हे ट्रैफिक सिग्नल की सबज बत्ती जल उठी। अबू नाफे ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी और फिर उसे एक सीटी की आवाज सुनाई दी, मगर वो इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ता चला गया। सड़क पर बेपनाह ट्रैफिक की वजह से उसे तेज रफ्तारी से कार दौड़ाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। अचानक उससे 200 गज पीछे कुछ कारों के सायरन गूंज उठे और फिर इसके साथ ही सड़क पर मौजूद ट्रैफिक काफी हद तक छटती चलेगी। इससे जहां ताक़ब करने वाले को फायदा हुआ वहां अबू नाफे की मुश्किल भी आसान होगी और वो इत्मीनान से कार की रफ्तार बढ़ाए चला जा रहा था। मगर दूसरे ही लम्हे उसने कार को एक गली में मोड़ा और एक बार फिर सड़क पर निकल आया, मगर सायरन बजाने वाली कारें भूतों की तरह इस कार का पीछा कर रही थी और उनका दरमियानी फासला लम्हा ब लम्हा कम होता चला जा रहा था। अबू नाफे ने एक्सीलेटर को आखिरी हद तक दबा रखा था और फिर उसकी कार आंधी और तूफान की तरह उड़ी चली जा रही थी। फिर अचानक एक तंग सी गली उसकी नजरों के सामने आ गई। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद अबू नाफे ने कार उस गली में मोड़ दी। मुद्दों से यहाँ रहने की वजह से उसे यहाँ की हर सड़क और हर गली के मुतालिक अच्छी तरह इल्म था, इसलिए उसे कार गली में मोड़ते वक्त मालूम था कि ये गली बंद है और इसके आखिर में एक छोटी सी दीवार है जिसकी दूसरी तरफ सेंट्रल बाग है। और अबू नाफे ने अब कार से उतरने का फैसला कर लिया था क्योंकि इसे अच्छी तरह मालूम था कि कार में बैठे बैठे वो ज्यादा अरसे तक ताक़ब करने वालों से नहीं बच सकता और फिर एक कार उसे डाज भी दिया जा सकता है, मगर 6 कारों को डाज देना नामुमकिन था। चनाचा उसने कार से उतरकर भागने का फैसला करते ही कार को बंद गली की तरफ मोड़ दिया। गली में मोड़ते ही जैसे वो गली के आखिरी सिरे तक पहुंचा उसने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए और दूसरे लम्हे वो कार से बाहर था। वो तेजी से भागता हुआ दीवार के किनारे पहुंचा, फिर उसने पूरी कुव्वत से छलांग लगाकर जोश और तेजी की वजह से पहले ही छलांग में कामयाब हुआ और दीवार पर पहुंच गया। जैसे ही वो तकरीबन उड़ता हुआ दीवार के सिरे पर पहुंचा, दूसरे ही लम्हे उसने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। नीचे गिरते हुए उसने दीवार के दूसरी तरफ गली के ही कार के ब्रेक चीखने की आवाजें सुनी। वो नीचे गिरते ही उठा और अंधाधुंध भाग के गेट की तरफ भागने लगा। उसे खतरा था कि कहीं इसका ताक़ुब करने वाले भी इसकी तरह दीवार फांद कर इसके पीछे ना आ जाए। बाग में इस वक्त खासी गहमा गहमी थी, इसलिए लोगों में आते ही उसने अपने आप को संभाल लिया। अब उसका रुख बाग के टॉयलेट की तरफ था। टॉयलेट की तवील कितार में एक टॉयलेट का दरवाजा खुला हुआ था, जिसका मतलब है कि उस वक्त यही एक टॉयलेट खाली है। अबू नाफे तेजी से इस टॉयलेट में घुसता चला गया। उसने बड़ी ही फुर्ती से अपना कोट उतारा, उसे उल्टा किया और पहन लिया। वो हमेशा डबल सप्लाई का कोट पहनने का आदी था ताकि उसे फौरी तौर पर बदला जा सके। कोट का रंग और डिजाइन बदल गया। फिर उसने अपनी टाई भी उलट दी और बांध दी। सर पर उल्टे सीधे हाथ मारकर उसने बालों को मुख्तलिफ अंदाज में सेट किया और बड़े ही इत्मीनान से टॉयलेट से बाहर आ गया।
हजूम में मिलकर वो बाग के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसे यकीन था कि वो फौरी तौर पर ना पहचाना जा सकेगा। जल्दी वो बड़ी सड़क पर आ गया। उसे मालूम था कि ताकुब करने वाले सीधे यहीं आएंगे। उसे ये भी मालूम था कि वो किस रास्ते से आएंगे, इसलिए उसने अपना रुख उनकी मुहालत समझ में कर लिया और फिर सड़क पार करके वो एक तंग सी गली में घुसता चला गया। जैसे ही वो गली के सिरे पर पहुंचा, उसने कारों को बाग के दरवाजे पर रुकते देखा और वो मुस्कुराता हुआ तेजी से गली में घुसता चला गया। उससे खुशी थी कि ताकुब करने वालों को डॉज देने में कामयाब हो गया है। गली क्रॉस करके वो जैसे ही सड़क पर पहुंचा, उसने एक तरफ हटकर हादी टैक्सी का इंतजार करना शुरू कर दिया, मगर अब उसे वहां खड़े हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि उसे करीब ही कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। दूसरे ही लम्हे वो उछलकर तेजी से भाग पड़ा, क्योंकि उसकी नजर एक करीब आते हुए एक जासूस कुत्ते और उसके रखवाले पर पड़ गई थी। कुत्ता इससे हासा करीब था और वो पूरी कुव्वत से अपने रखवाले को घसीट रहा था। जाहिर है कि कुत्ते ने इसे पहचान लिया था और फिर कुत्ते के रखवाले ने हाथ से जंजीर छुड़ा ली और बिजली की तेजी से भागते हुए अबू नाफे पे आ पड़ा। कुत्ते के जोरदार धक्के से अबू नाफे जमीन पर गिर पड़ा और कुत्ते ने इसकी गर्दन को अपने जबड़े में जकड़ने के लिए अपना खौफनाक मुंह उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया। अबू नाफे ने नीचे गिरते ही पूरी कुव्वत से कुत्ते की पसली पर जूडों का वार किया और कुत्ता चीखता हुआ सड़क पर जा गिरा। मगर ये अबू नाफे की बदकिस्मती थी कि कुत्ते की जंजीर अबू नाफे की गर्दन से लिपट गई और कुत्ते के जोर की वजह से इसका दम घुटने लगा। उसी लम्हे कुत्ते का रखवाला भी चीखता हुआ इस पर आ पड़ा। वो मुजरिम मुजरिम कहकर चीख रहा था और फिर इर्द गिर्द फैले हुए सिपाही और आम लोग दौड़ते हुए इसकी तरफ बढ़े और चंद ही लम्हों के बाद अबू नाफा सिपाहियों के हाथों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, जबकि रखवाले ने कुत्ते की जंजीर थाम कर उसे अपनी तरफ घसीट लिया था। मैं कहीं भाग तो नहीं रहा, आराम से गिरफ्तार करो मुझे, अबू नाफे ने अपने जंजीर खोलते हुए अपने जहन को काबू पाते हुए सिपाहियों से कहा, जो कि बुरी तरह से जकड़ रहे थे। उसके मुतमईन लहजे ने सिपाहियों पर खुशगवार असर डाला और उन्होंने इसकी गिरफ्त जरा हल्की कर दी। दूसरे ही लम्हे अबू नाफे ने अपने जिस्म को एक जोरदार झटका दिया और वो उन दोनों सिपाहियों को बुरी तरह दूर उछालकर भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसके बाजू उनकी गिरफ्त से आजाद हुए, उसने एक बार फिर गौता लगाया और हजूम के दरमियान तेजी से भागना शुरू कर दिया। वो हर कीमत पर वहां से भाग जाना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रिंस और उसके साथी इसका इंतजार कर रहे होंगे और इस अहम तरीन मिशन का दारोमदार इसकी जात पर मुनहसर है। अगर वो पकड़ा गया तो ये मिशन लाजमी तौर पर नाकाम हो जाएगा। हजूम में गोता लगाकर वो तेजी से भागा, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी पुष्ट पर एक जोरदार धमाका हुआ। अबू नाफा मुंह के बल सड़क पर गिर गया। यूं महसूस हुआ था किसी ने उसकी पुष्ट पर लोहे की गर्म सलाह उतार दी हो। ये एहसास सिर्फ चंद लम्हे रहा, फिर उसके दिमाग पर तारीकियां छाती चली गई। चंद लम्हे सड़क पर हार पैर पटकने के बाद वो बेहिस्सो हरकत हो गया। जिस सिपाही ने अबू नाफे से अपने आप को छुड़ाया था, उसने उठते ही रिवॉल्वर की नाल से इस पर गोली चला दी थी। ये अबू नाफा की बदकिस्मती थी कि गोली पुष्ट में ऐसी जगह घुस गई थी कि पुष्ट में घुसकर सीधी उसके दिल में तराजू हो गई और अबू नाफे की रूह चंद ही लम्हों में कफ से अंसरी से परवाज कर गई और उसके साथ ही इमरान और उसके साथियों का तमाम मंसूबा धरे का धरा रह गया, क्योंकि अबू नाफे के बगैर वो सेंट्रल फूड डिपार्टमेंट में जाकर गजा की बंद पेटियों में बंद होकर लेबोरेटरी में सिर्फ पहुंच सकते थे। ना ही अबू नाफे के बगैर प्रेसिडेंट हाउस पर हमला हो सकता था, ना ही सदर को अगवा किया जा सकता था। ये शायद उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी कि कुत्ता और उसका रखवाला कारू के जाने के बाद वापस हेडक्वार्टर में जाने के बजाय उस सड़क पर आ निकले थे जहां अबू नाफे बाग में से होकर पहुंचा था। कुत्ते ने एक बार फिर उसे तलाश कर लिया था। नया पैराग्राफ। 6 बजने में अभी कुछ देर बाकी थी। इमरान और उसके साथी बड़ी ही बेचैनी से अबू नाफे का इंतजार कर रहे थे ताकि मिशन की तकमील के लिए रवाना हो सके। इमरान अपने साथी को लेबोरेटरी में किए जाने वाले इकदाम के मुतालिक हदायत दे रहा था, क्योंकि जाहिर है कि वो एटमी लेबोरेटरी थी और हो सकता है कि वहां एटमी मादे और एटम बम तक मौजूद हो, और जरा सी गफलत से इनकी अपनी जाने भी खतरे में पड़ सकती थी कि अचानक कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और नौजवान बुखलाए हुए अंदाज में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। बास मारा गया, उसने रो देने वाले लहजे में कहा। क्या कहा? कौन मारा गया? वो सब चौंक कर खड़े हो गए। बास को कत्ल कर दिया गया, उसकी लाश 13वीं शाहरा पर पड़ी है, अभी अभी इतला मिली है, नौजवान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन मारा गया है? इमरान ने झुंझलाकर कहा। अबू नाफे।
उसे जासूस कुत्ते के जरिए पकड़ा गया है। अबू नाफी को न सिर्फ एक जासूस कुत्ते के जरिए पकड़ा गया, फिर एक सिपाही ने उसकी पुष्ट पर गोली मार दी। जवान ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ओह खुदा, ये क्या हुआ? अब उसके बगैर ऑपरेशन कैसे होगा? इमरान ने कहा, और फिर मायूसी के आलम में वो कुर्सी पर ढेर हो गया। इमरान के साथियों के चेहरे पे भी मायूसी उमड़ आई। हमारा एक साथी अभी इस रास्ते से गुजरा तो वहां GP5 और सिपाहियों का काफी ज्यादा झंझटा था। उसने वहां खुद अबू नाफी की लाश देखी है। उसने अभी भी मुझे इतला दी। नौजवान ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा राब्ता बाकी काबू से है? इमरान ने चौंक कर पूछा। नहीं जनाब, उनसे सिर्फ बास का राब्ता होता था। हमें तो सिर्फ ये भी नहीं पता कि वो कौन है और उनसे कैसे राब्ता किया जाता था। नौजवान ने, जो इस अड्डे का इंचार्ज था, मायूस से लहजे में कहा, अब क्या होगा इमरान साहब? सफ्तर ने मायूस लहजे में कहा, बच्चा पैदा होगा। बहरहाल ये नहीं बताया जा सकता कि लड़का होगा या लड़की। इमरान ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। अचानक और खौफनाक झटके से पैदा होने वाली मायूसी को अपने जहन से वो झटक चुका था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला ये मजाक का मौका है? जूलिया ने झंझला कर बोलते हुए कहा। मजाक का नहीं बल्कि इबरत का मौका है। जिंदगी में पहली बार मैंने एक दूसरे शख्स पर भरोसा कर लिया था और नतीजा जाहिर हो गया। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम जाओ और अबू नाफा के मुतालिक मजीद तफसीलात हासिल करो। इमरान ने खबर लेकर आने वाले नौजवान से मुहातिब होकर कहा और नौजवान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। सुनो, इमरान ने जिंदगी में कभी शिकस्त तस्लीम नहीं की। हम अपने प्लान पर जरूर अमल करेंगे, मगर वक्ती तौर पर इसमें तब्दीली करना पड़ेगी। इमरान ने अपने साथियों से मुहातिब होकर कहा। उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। अब मैं अकेला कैप्टन शकील के साथ लेबोरेटरी पर धावा बोलूंगा और तुम लोग प्रेसिडेंट हाउस पर हमला करोगे और वहां से सदर को अगवा करके हवाई अड्डे पर ले आओगे। मैं कैप्टन शकील के साथ इस हवाई अड्डे पर पहुंच जाऊंगा और फिर हम सदर को यरगमगाल बनाकर इसराइल से निकल जाएंगे। इमरान ने नया प्रोग्राम बनाते हुए कहा। मगर हमें तो प्रेसिडेंट हाउस के मुतालिक कुछ नहीं मालूम, जूलिया ने इतराज करते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानता। ये तुम्हारी सलाहियतों के लिए चैलेंज है। जो दिल चाहे करो। बहरहाल तुम्हें मिशन सर अंजाम देना है, चाहे तुम्हारी जाने ही क्यों न चली जाए, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। और सफदर और जूलिया ने सर झुका लिया। तुम्हारे पास जरूरी असला मौजूद है, इसमें से एक कार भी प्रेसिडेंट हाउस ले जाओ और अपना मिशन मुकम्मल करो। तुम्हें मौका महल देकर हर किस्म के इकदाम करने की इजाजत है, इमरान ने कहा। और फिर इमरान ने एक जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया, बड़ी फुर्ती से उस पर एक महसूस फ्रीक्वेंसी सेट की और बटन ऑन कर दिया। जल्द ही दूसरी तरफ से एक आवाज उभरी, कैप्टन शकील स्पीकिंग। कैप्टन शकील, मैं इमरान बोल रहा हूँ। अबू नाफे मारा गया है, इसलिए फौरी तौर पर प्लान में तब्दीली कर दी गई है। अब मैं और तुम हेलीकॉप्टर के जरिए लेबोरेटरी पर धावा बोलेंगे, जबकि सफदर, जूलिया और जोसेफ प्रेसिडेंट हाउस पर हमला करेंगे। तुम मुझे बताओ तुम्हारा फ्लैट कहाँ है? ओवर, इमरान ने तेज लहजे में कहा। उसे बदली हुई सूरत हाल से आगाह किया। ठीक है इमरान साहब, मेरा फ्लैट मेन रोड के तीसरे चौराहे पर है, दाएं तरफ निकलने वाली सड़क पर है। फ्लैट जिस बिल्डिंग में है उसके सामने सड़क पर यरूशलेम होटल है। फ्लैट का नंबर 113 है। ओवर, दूसरी तरफ से कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ओके, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर इसके साथ ही उसने बटन ऑफ करके ट्रांसमीटर जेब में डाल लिया। इसी ट्रांसमीटर के जरिए हमारा राब्ता कायम रहेगा। तमाम काम इंतहाई होशियारी से करना है। जरा सी गफलत और लापरवाही हम सब के लिए तबाहकुन साबित होगी। खुदा हाफिज, इमरान ने तेज लहजे में कहा, फिर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद वो एक टैक्सी में बैठा तेजी से कैप्टन शकील के फ्लैट की तरफ उड़ा चला जा रहा था। कर्नल डेविड और कर्नल हेमरेज की कारें एक तवील चक्कर काटकर जैसे ही बाग के दरवाजे पर पहुंची, वो तेजी से कारों से उतरकर इर्द गिर्द फैलते चले गए। कर्नल डेविड और मेजर हैरिस तेजी से बाग में घुसे और वहां मौजूद हजूम में अबू नाफी को तलाश करने लगे। मेरा ख्याल है कि मुजरम फौरन ही यहाँ से निकल गया होगा। अब इस बाग में तलाश बेसूद है, मेजर हैरिस ने कहा। यह भी हो सकता है कि मुजरिम हमारे ख्याल से फायदा उठाने की कोशिश करे। मुजरिम ये सोचता होगा कि हम ये सोचेंगे कि वो यहाँ से फौरन तौर पर निकल गया है और वो हमारे जाने तक हो सकता है कि बाकी किसी कोने में छुपा बैठा हो। कर्नल डेविड ने जवाब दिया और मेजर हैरिस ने भी इससे इत्तेफाक करते हुए सर हिला दिया और हर मुमकिन तेजी से बाग के तमाम कोने खुदरू को खंगालते फिर रहे थे। फिर उनका रुख टॉयलेट्स की तरफ हो गया कि अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ इनकी तरफ आया। जनाब, मुजरिम को दूसरी सड़क पर गोली मार दी गई है, उसकी लाश सड़क पर मौजूद है, सिपाही ने दूर से चीखते हुए कहा। वो दोनों ठटक कर रुक गए। क्या कह रहे हो? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। जनाब, चंद लम्हे पहले सड़क से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। हम लोग फौरन भागकर वहां गए तो वहां मुजरिम की लाश मौजूद थी।
इत्तेफाक से ही कार का कुत्ते का रखवाला उधर जा निकला और फिर कुत्ते ने मुजरिम को पहचान लिया। मुजरिम पकड़ा गया मगर वो सिपाहियों को गिराकर भाग निकला। फिर एक सिपाही ने उसकी पूंछ पर गोली मार दी और वो हलाक हो गया। कर्नल डेविड और कर्नल हेमरिज फौरन दोनों वहां पहुंच गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुजरिम की मौत से हमें बहुत कुछ मिलना था। मुजरिम की मौत से हमें क्या मिलना था? हमारा तो सुराग ही खत्म हो गया, कर्नल डेविड ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। फिर वो भागता हुआ सदर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेजर हैरिस और सिपाही उसके पीछे थे। थोड़ी ही देर बाद वो उस जगह पर पहुंच गए जहां अबू नाफे लाश की सूरत में मौजूद था। कर्नल हेमरिज पहले ही वहां खड़ा था। कर्नल, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मुजरिम की मौत से हम वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। कर्नल डेविड ने कर्नल हेमरिज के करीब पहुंचते हुए कहा, हाँ, मुझे भी मुजरिम की मौत पर बहुत अफसोस है। और सिपाही को क्या मालूम था कि हमने इसे जिंदा पकड़ना है। उसने मुजरिम को भागते देखकर उसे गोली मार दी। कर्नल हेमरिज ने स्पॉट लहजे में कहा, कहाँ है वो बेवकूफ सिपाही? कर्नल डेविड ने गुस्से से चीखते हुए कहा और एक तरफ खड़ा सिपाही तेजी से आगे बढ़ आया। सिपाही के चेहरे पर इंतहाई खौफ के तासरात थे। उसे मालूम था कि उसने मुजरिम को गोली मारकर भयानक गलती की है। ये तुमने क्या किया बेवकूफ आदमी? उसकी टांग पर भी गोली मारकर उसे गिरा सकते थे। कर्नल डेविड ने गुस्से की शिद्दत से सिपाही का गिरबान पकड़ लिया। जनाब, मैंने इसकी टांग पर ही गोली मारी थी मगर वो अचानक झुका था, गोली इसकी पुष्ट में लग गई। सिपाही ने लरसते हुए लहजे में कहा, अहमक आदमी, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया। कर्नल डेविड ने गुस्से से तो खेलते हुए कहा, अब गुस्सा करने का क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका। अब ये सोचो कि हमारा आइंदा का इकदाम क्या होगा। कर्नल हेमरिज ने उसी तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से ये एक सुराग मिला था और वो भी इस अहमद की वजह से जाया होगा। कर्नल हेमरिज ने कहा, जनाब, ये कुत्ता कम से कम हमें इस अड्डे पर तो ले जा सकता है जहां मुजरिम मौजूद है, और अगर हमें मुजरिम का अड्डा मिल जाए तो हम शायद बाकी मुजरिमों को भी पकड़ सके। मेजर हैरिस ने मुदाखलत करते हुए कहा, मतलब क्या ये कुत्ता अड्डे की भी निशानदेही कर सकता है? कर्नल डेविड ने चौंक कर कहा, जी हाँ जनाब, कुत्ता ऐसा कर सकता है। कुत्ते के रखवाले ने आगे बढ़कर मौदबाना लहजे में कहा, तो फिर मेरा मुंह खड़े क्यों तक रहे हो? जल्दी करो, हमें इस अड्डे तक ले जाओ। कर्नल डेविड ने दहाड़ते हुए कहा। कुत्ते का रखवाला तेजी से पलटा और फिर उसने सड़क के किनारे पड़े हुए अबू नाफे की लाश के पैर से जूता उतार लिया। उसने एक महसूस आवाज निकालते हुए जूते का तला कुत्ते को सुंघाया और जब कुत्ते ने सर हिला दिया तो उसने कुत्ते को आगे बढ़ने का इशारा किया। जल्दी करो, कारें यहीं ले आओ, हम कुत्ते के साथ जाएंगे। कर्नल डेविड ने चीख कर अपने साथी से कहा और 6 की 6 कारें तेजी से उस तरफ बढ़ने लगी। ये जूते के जरिए कैसे अड्डे को तलाश करेगा? कर्नल डेविड ने कुत्ते के रखवाले से मुखातिब होकर पूछा, जिसने कुत्ते की जंजीर खींचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। जनाब, जूते के तले में महसूस मिट्टी की खुशबू होती है। मुजरिम आमतौर पर कार में जब सवार होता है तो उसके पैरों के और जूतों के तलों से उस जगह की गर्द और मिट्टी लगी होती है जहां मुजरिम रहता है, और कुत्ता इस मिट्टी को तलाश करेगा। रखवाले ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया, गुड आइडिया। कर्नल डेविड ने मोदबाना लहजे में कहा। उसके साथ ही उसके दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी थी और मुजरिमों के अड्डे को वो तलाश कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद कारें वहां पहुंच गई और वो कुत्ते का ताक़ब करते हुए आगे बढ़ने लगे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला जा रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद अचानक कुत्ता एक मज़ाफाती सड़क पर पहुंच गया और फिर अचानक कुत्ते ने अपना रुख पलटा और तेजी से जंजीर को खींचता हुआ एक सुर्ख रंग की कोठी के फाटक की तरफ जोशीले अंदाज में लपकने लगा। वो अपने हलक से अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। कुत्ते के रखवाले ने कुत्ते के हलक से बरामद होने वाली महसूस आवाजें सुनते ही अपना हाथ फजा में बुलंद उठाकर जोर जोर से लहराया और उससे थोड़ी देर पीछे आने वाली कारें तेजी से दौड़ती उसके करीब पहुंच गई। क्या बात है? कर्नल डेविड ने खिड़की से सर बाहर निकालकर तेज लहजे में पूछा। जनाब, ये सिर्फ कोठी मुजरिमों का अड्डा है, रखवाले ने जवाब दिया। तुम्हें यकीन है? कर्नल डेविड ने फुर्ती से दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। जी हाँ जनाब, यही कोठी है, रखवाले ने पूरे एतमाद से जवाब दिया। फिर कर्नल डेविड ने तेजी से हाथ हिलाया और तमाम कारों में मौजूद मुसल्लह अफराद बाहर उबल पड़े। कोठी को चारों तरफ फैल जाओ और डायरेक्ट एक्शन लो, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा और मुसल्लह अफराद तेजी से कोठी के इर्द गिर्द फैलते चले गए। अलबत्ता कर्नल डेविड और कर्नल हेमरिज वहीं खड़े रहे। मेजर हैरिस और उसके साथी कोठी के फाटक पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए और फिर चंद ही लम्हों के बाद कोठी की अंदरूनी फिजा गोलियों और बमों के धमाकों से गूंज उठी। फायरिंग दो तरफ से हो रही थी। कुत्ते ने बिल्कुल सही जगह ट्रेस की थी, यही मुजरिमों का अड्डा था। कर्नल डेविड ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ,
ہم سے تو اچھا یہ کتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجرم اس کوٹھی کے اندر ہی موجود ہوں۔ کرنل ہیمری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد فائرنگ کی آوازیں آنا بند ہوگی اور فضا میں سناٹا چھا گیا۔ فائرنگ کی آوازیں سن کر ارد گرد کے لوگ وہاں اکٹھے ہونے لگے، مگر جیسے ہی انہوں نے کاروں کو وہاں دیکھا اور کاروں پر لگے ہوئے ریڈ آرمی اور GB5 کے محسوس نشان دیکھے، وہ تیزی سے واپس چلے گئے۔